हेलो एवरीवन, मैं पलक काश्यप स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश पे। तो आई होप आप सभी लोग मस्त हो, बिंदास हो। आज हम लोग पीवाईक्यू का सेशन लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। ये क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है ये स्पेशल क्लास बिहार एएनएम जीएनएम भर्ती के लिए है। तो आप लोग जितने भी बच्चे बिहार एएनएम जीएनएम में भर्ती लेना चाहते हैं आप लोग प्लीज इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि आप लोग के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास है। यहाँ पे और भी अगर अच्छे तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन करना है तो आप लोग के लिए बैच आया है। जो बैच है वो हमारा बैच है संघर्ष बैच, ठीक है। इस बैच को आप लोग को ज्वाइन करना है और बैच में आप लोग को डेली के लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो क्लासेस मिलेगी, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा और वीक में टेस्ट लिए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए बैच आया है। आप लोग प्लीज इसको ज्वाइन करें, ठीक है। कोई भी इसके रिलेटेड या कोई भी आपके क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ये परमानेंट नंबर है, ये फैकल्टी नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को सारे इंफॉर्मेशन बता दिए जाएंगे, ठीक है। अगर बैच को बाय करना है तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाइए, स्टडी विद रितेश ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने आईडी को रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, वहां पे बैच सेलेक्ट कीजिए संघर्ष बैच। इस बैच का नाम है संघर्ष बैच, ठीक है। और यहाँ पे बहुत स्ट्रगल से, बहुत मेहनत से आप लोग को बहुत असाइनमेंट, हर चीज टेस्ट लिया जाएगा। बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे आप लोग को क्या करवाया जाएगा, यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग के टेस्ट होंगे। तो इस बैच का नाम है संघर्ष बैच। आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और जीएनएम बिहार एएनएम जीएनएम में भर्ती लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट करके बाय नाउ कर लेना है। तो जरूर आप लोग इस कोर्स को बाय करें। हम लोग देखते हैं आज के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज का ये सेशन है तो आप लोग प्लीज बहुत ध्यान से दे के पढ़ना है और समझना है और सारे लोग यहाँ पे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे पूछ रहा है नियोनेटल मतलब जो बच्चा अभी बर्थ लिया, नियोनेटल मतलब नई न्यूली बर्न नवजात शिशु, ठीक है। वहां पे पूछा जा रहा है नियोनेटल रेस्क्यू स्टेशन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रभाव एक्शन क्या है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लाइक बच्चों में जो मोस्टली बच्चे पैदा होते हैं, मतलब केसेस होते हैं, नॉट मोस्टली केसेस होते हैं। तो क्या होता है उनमें उनका हार्ट का जो पंपिंग होता है वो बंद हो जाता है, ठीक है, वो काम नहीं करता है। तो उनके सांस नहीं आते हैं, उनका ब्रेथ नहीं होता है। तो वैसे बच्चों को उस समय क्विक एक्शन क्या लेना चाहिए वैसे बच्चों के लिए। हमारे पास ऑप्शन ए में है स्टिमुलेशन, ऑप्शन बी में है वेंटिलेशन, ऑप्शन सी में चेस्ट कंप्रेशन मतलब चेस्ट को दबाना, और ऑप्शन डी में एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स मतलब ड्रग्स देना। तो हमारे नवजात शिशु जो बच्चे बॉर्न करते हैं वैसे बच्चों के लिए जो एक्शन लिया जाता है आप लोग को बहुत पता होगा। जनरली ये डेली आप लोग को जनरली फॉर्म में ये जनरल नॉलेज है कि आप लोग जानते होंगे कि वैसे बच्चों को क्या किया जाता है, वेंटिलेट कर दिया जाता है, वेंटिलेशन होता है, ठीक है, वेंटिलेशन होता है। और वेंटिलेशन में उस बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है, उनका पंप, उनका ब्रीदिंग रेट सही किया जाता है, उनका हार्ट का बाय आर्टिफिशियल मेथड, इलेक्ट्रिसिटी मेथड क्या किया जाता है, उनके चेस्ट में उनके हार्ट में पंपिंग करवाई जाती है ताकि बच्चा सरवाइव कर सके, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, प्लीज आप लोग देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओल्ड एज में के दौरान संक्रमण होने की संभावना कैसी हो जाती है। लाइक ओल्ड पीपल जो भी हमारे देखते हो कि जो भी इंसान बूढ़े हो जाते हैं, लाइक 50+ हो गए, 60 हो गए, है ना, तो वैसे पीपल को ओल्ड पीपल बोलते हैं, ठीक है। वैसे लोगों में इन्फेक्शन होने की चांसेस क्या होती हैं।
तो ऑब्वियस सा बात है क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्यों बढ़ जाती है भाई, क्यों बढ़ जाती है? आप लोग तो जानते होंगे कि ओल्ड पीपल में जो होता है इन्फेक्शन का कॉज क्यों बढ़ जाता है, तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ जाता है। ठीक है, टाइम के साथ उनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, ओल्ड स्टेज में वीक पड़ जाता है, इसके कारण उनको कोई भी इन्फेक्शन कॉज कर देता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग देखिए और अच्छे से इसको समझना है और पढ़ना है। ओके, तो आई होप यू ऑल बी एंजॉय दिस लेक्चर। ठीक है, आप लोग को ये सेशन मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को ये सीरीज। ठीक है, तो प्लीज जरूर जरूर देखें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, कौन सा इंजेक्शन लगाते समय दवा सीधे ही रोगी की सीरा में प्रवेश करवाई जाती है? इन विच टाइप ऑफ इंजेक्शन इज ड्रग एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इनटू पेशेंट वेन? अब इसको तो कोई भी बता सकता है, आपके वेन में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को। ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो वैसे इंजेक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में है इंट्रावेनस, वेन के अंदर। ऑप्शन बी में है सबक्यूटेनस, क्यूटेनस। ठीक है, सबक्यूटेनियस। ये क्या होता है सबक्यूटेनियस? ये टिश्यूज में, टिश्यू जो होता है ना, लाइक पेट में टिश्यू होता है, जो भी टिश्यू होते हैं वहां पे इंजेक्शन को इंजेक्ट करना, वो वैसे इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस। ठीक है, टिश्यू में इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शन सी में है इंट्रामस्कुलर मसल्स में इंजेक्ट करना, और ऑप्शन डी में इंट्राडर्मल, मतलब स्किन के नीचे उसको इंजेक्ट करना। ठीक है, तो जो डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसमें पेशेंट के वेन में, वैसे वेन को क्या बोलते हैं, इंट्रावेनस। ऑब्वियस सा बात है, सब लोग ये बता सकते हो कि क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा इंट्रावेनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आप लोग देखिए और इसको बताइए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, QID का अर्थ क्या है? सॉरी, अब QID क्या होता है, इसका मतलब कितने लोग को पता होगा? ऑप्शन ए में है वंस अ डे, ऑप्शन बी में ट्वाइस अ डे, ऑप्शन सी में है 3 टाइम्स अ डे, और ऑप्शन डी में 4 टाइम्स अ डे। अब QID का मतलब क्या होता है? QID का मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे। ये क्या बताता है? ये डोजेस ऑफ ड्रग्स। कोई भी आप लोग जाते हो डॉक्टर के पास तो डोज लिखता है डॉक्टर दवा के ऊपर, या प्रिस्क्रिप्शन में, या लाइक फार्मासिस्ट भी जो होते हैं वहां पे आप लोग जाओगे तो वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, दवाई के साथ उसका डोजेज होता है। ठीक है, तो दिन में 4 बार, एक दिन में 4 बार 4 टाइम्स अ डे, तो उसको एब्रिगेट फॉर्म में, हम लोग मेडिकल फील्ड में एब्रिगेट फॉर्म में क्या यूज किया जाता है, QID। ठीक है, तो QID का मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ डे। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन डी। QID का मतलब क्या होता है, ये एब्रिएशन फॉर्म है, मेडिकल फील्ड में यूज होता है मोस्टली। ये क्या बताता है, डोजेस ऑफ ड्रग्स। ठीक है, कितने डोज लेने हैं, तो QID का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ये होता है 4 टाइम्स अ डे, एक दिन में 4 बार, उसका मतलब होता है QID का मतलब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। ठीक है, आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नवजात की डिलीवरी के पश्चात नाभि नाल को कितने समय के अंतर पर क्लैंप यो कट कर देना चाहिए? विद इन हाउ मच टाइम आफ्टर डिलीवरी शुड द अम्बिकल कॉर्ड बी क्लैम्प्ड एंड कट? अम्बिकल कॉर्ड, गर्भनाल, जिससे माँ और बच्चा जुड़ा रहता है। जो बच्चा जब जन्म लेता है ना तो गर्भनाल निकला रहता है। ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड, उसको कितने टाइम के बाद कट करना चाहिए गर्भनाल को? ठीक है, ऑप्शन ए में है 1 से 3 सेकेंड, ऑप्शन बी में है 1 to 3 मिनट, ऑप्शन सी में है 5 से 10 मिनट, और ऑप्शन डी में 30 से 40 मिनट। क्या आप लोगों को पता है कि जो गर्भनाल होता है, अम्बिकल कॉर्ड, उसको कितने टाइम बाद, डिलीवरी के कितने टाइम बाद काट देना चाहिए? तुम्हारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 to 3 मिनट। 1 से 3 मिनट के अंतर पे क्या करना चाहिए, 1 से 3 मिनट के बाद अम्बिकल कॉर्ड को काटा जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है,
ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोग के स्क्रीन पे। HC इंजेक्शन कितने डिग्री पर लगाया जाता है? सब क्यूटेनस जो टिश्यू में डाला जाता है, टिश्यू टिश्यू होता है ना, लाइक पेट है, वहां पे टिश्यू अवेलेबल है, ठीक है, जहां भी टिश्यूज होते हैं तो टिश्यूज में इंजेक्ट किया जाता है, वैसे इंजेक्शन को बोलते हैं सब क्यूटेनियस इंजेक्शन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने डिग्री पे लगाया जाता है। हर इंजेक्शन देने का तरीका होता है, कोई भी इंजेक्शन दे नहीं सकता। वेन में इंजेक्शन देने का अलग तरीका होता है, मसल्स में अलग होता है, सब क्यूटेनियस टिश्यू में देने का अलग होता है, और स्किन के अंदर देने का इंजेक्शन अलग तरीका होता है। इंजेक्शन देने का अलग अलग तरीका होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है जो टिश्यू में दिया जाता है, वैसे इंजेक्शन को कितने डिग्री पे दिया जाता है, कितने डिग्री कितने एंगल पे उसको रख के उसको इंजेक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए में है 45 डिग्री, ऑप्शन सी बी में है 90 डिग्री, ऑप्शन सी में 135 डिग्री और ऑप्शन डी में 30 डिग्री। अब जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है ना वो टिश्यू में दिया जाता है, उसको कितने डिग्री पे रखा जाता है, क्या आप लोग को पता है? यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो सब क्यूटेनियस इंजेक्शन होता है वो 45 डिग्री पे इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, 45 डिग्री पे रख के उसको इंजेक्ट किया जाता है टिश्यू के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए, है ना। आई होप यू गॉट इट, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन बिना देरी किए। आप लोग की स्क्रीन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, डायबिटीज के रोगी में पाए जाने वाले लक्षण क्या है? अब आजकल देखे जा रहे हैं ना, मोस्टली केसेस में डायबिटीज पर्सन मिलते हैं हम लोग को, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ नंबर्स बढ़ गया है डायबिटीज पेशेंट का, ठीक है। तो ये सब चीज क्या होता है, ये क्यों हो रहा है आजकल, खाने पीने से, है ना, खाने पीने न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, आपके इम्यूनिटी सिस्टम उसके कारण वीक पड़ जाए। तो डायबिटीज का बहुत सारा कारण है, ठीक है, लेकिन आजकल मोस्टली लोगों में यही सब कारण देखने को मिल रहा है, ठीक है। न्यूट्रिशन लेवल जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे सिम्टम्स पूछ रहा है कि डायबिटीज पर्सन को कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं। ऑप्शन ए में है मूत्र त्याग का बढ़ जाना, ठीक है, यूरिनेशन उनका क्या होता है, यूरिनेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उनको जल्दी जल्दी यूरिन उनके बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में अधिक प्यास लगना। अब ऑब्वियस सा बात है, यूरिनेशन ज्यादा होगा, बॉडी में हाइड्रेटेड कम फील करेंगे, उनको प्यास ज्यादा लगेगा, है ना, ऑब्वियस सा बात है। तो क्या है, इंक्रीज इन थ्रस्ट। और ऑप्शन सी में अधिक भूख लगना, ठीक है, भूख भी जल्दी जल्दी लगता है, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो क्या होगा वो हमारे सामने है, द राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। डायबिटीज के ये तीनों ही लक्षण देखे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन नामक दवा का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रग ऑक्सीटोसिन? अब ये क्या करता है ऑक्सीटोसिन, ये हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल एक्टिविटी को एक्टिव करता है ना, बायोलॉजिकल एक्टिविटी करवाता है कौन, ये ऑक्सीटोसिन। अब यहाँ पे उसका फंक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल जो एक्टिवेशन जो होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत टाइप के होते हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे के पूछ रहा है, आप लोग को बताना है ऑक्सीटोसिन क्या क्या करवाता है। तो ऑप्शन ए में है फॉर एबॉर्शन, अबॉर्शन करवाने के लिए। ऑप्शन बी में है टू एक्सेलरेट लेबर, जब भी बर्थ बच्चा डिलीवर होने आता है तो उसका लेबर को उसका एक्सेलरेट करने के लिए, बच्चा पैदा करवाने के लिए। ऑप्शन सी में है टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम ह्यूमरेज, पोस्टपार्टम ह्यूमरेज मतलब जो क्या होता है बर्थ के बाद हेमरेज जो हो जाता है उसको क्या करने के लिए, ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगता है इसमें, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन में हमारा ऑल ऑफ अबव। आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो तीनों है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी ही है। अबॉर्शन हमारे बॉडी का बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जिससे
अबॉर्ट होता है बच्चा, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो भी क्या है, ये भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोसेस करवाता है, एक्सेलरेट करवाता है, फिर स्टेज ऑफ लेबर होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन में भी जो पोस्टमार्टम होता है ये भी हमारा, मतलब मैं जनरल फॉर्म में बताई ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है। तो हमारा जो तीनों यहाँ पे ऑप्शन है ना वो सही है, तीनों काम में ऑक्सीटोसिन यूज होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ अबव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गेज वाली सुई का डायमीटर न्यूनतम होगा, विच गॉज निडल हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर। मतलब गॉज मतलब क्या, उनका जो निडल का वो पॉइंट होता है ना, निडल का जो छिद्र होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गॉज निडल, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसका स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना होगा, विच गॉज निडल हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, मतलब उनके जो निडल होते हैं वो उनका डायमीटर बहुत कम होता है। ऑप्शन ए में 26 गॉज, ऑप्शन बी में है 24 गॉज, ऑप्शन सी में है 18 गॉज और ऑप्शन डी में है 16 गॉज। अब यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा 26 गॉज। ऐसे निडल्स में क्या होते हैं, उनका डायमीटर सबसे छोटा होता है, ठीक है। 26 गॉज के निडल में डायमीटर सबसे छोटा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखना, ये स्मॉलेस्ट नंबर देख के क्या करना है, नहीं जाना है, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, महिला में आरोपण की प्रक्रिया किस दिन प्रारंभ होती है, ऑन विच डे डॉज इम्प्लांटेशन प्रोसेस बीइंग इन विमेन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, वर्म में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट प्रोड्यूस होना, ठीक है, मतलब सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। इम्प्लांटेशन प्रोसेस मतलब अब उनके प्रेगनेंसी का बिगनिंग हो गया। इम्प्लांटेशन प्रोसेस क्या होता है, बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, बिगनिंग ऑफ क्या होता है, प्रेगनेंसी, बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या होता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस में जो इसमें ब्लास्टोसिस्ट प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है, सेल्स डिवाइड करने लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितने दिन पे होता है। ऑप्शन ए में है निषेचन के छठे सातवें दिन, ऑप्शन बी में है निषेचन के 15वें दिन, ऑप्शन सी में है सूतिकावस्था के दूसरे दिन और ऑप्शन डी में सूतिकावस्था के 5वें दिन। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो राइट ऑप्शन वो होगा वो क्या होगा, प्रेगनेंसी और बिगिन कब हो जाता है, इम्प्लांटेशन प्रोसेस कब से शुरू हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के छठे सातवें दिन। जब भी एग स्पर्म और एग मिला, ठीक है, स्पर्म रिलीज हुआ और मिल के फर्टिलाइज होके वो एग प्रोड्यूस किया, उसके बाद छठे सातवें दिन क्या होते हैं, इम्प्लांटेशन होने लगते हैं। इम्प्लांटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, प्रेगनेंसी का बिगनिंग हो जाता है। तो वो कब होता है, वो फर्टिलाइजेशन के छठे सातवें दिन होता है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी के दौरान कार्डियक आउटपुट प्रायः कैसे बदलता है, हाउ डज कार्डियक आउटपुट जनरली चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कार्डियक आउटपुट में क्या होता है, कार्डियक आउटपुट में हार्ट का जो पंपिंग होता है उसका उसका मतलब है, उसी से रिलेट करता है कार्डियक आउटपुट, पंपिंग ऑफ हार्ट, है ना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, कुछ में इंक्रीज होते हैं, कुछ में डिक्रीज होते हैं या अनअफेक्टेड रहते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है, बहुत सारे जो प्रोसेसिंग होते हैं ना वो प्रेगनेंसी के टाइम एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये सारे फंक्शंस जो है बहुत एक्टिव हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम। उस टाइम क्या होता है, ये जो होगा कार्डियक आउटपुट प्रेग्नेंट वुमेन में ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, पंपिंग ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। तो इस टाइप कब होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12,
नवजात की कपाल में पाए जाने वाले अग्र फ्रंटल के निर्माण में किस स्विचर का योगदान नहीं होता है पूछा जा रहा है। विच सचर डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ एंटेरियर फ्रंटल इन ए न्यूबॉर्न स्कल। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से यहाँ पे सचर जो है उसका काम नहीं होता है जो फ्रंटल न्यूबॉर्न में, नए बच्चे में, स्कल में होता है, फ्रंटल बोन का फॉर्मेशन में। ठीक है, न्यूबॉर्न स्कल में फ्रंटल बोन के एंटेरियर जो अंदर का फ्रंटल बोन होता है के फॉर्मेशन में काम नहीं होता है। ठीक है, उस चीज का काम नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है फ्रंटल सचर, ऑप्शन बी में कोरोनल सचर, ऑप्शन सी में है सेजाइटल सचर और ऑप्शन डी में है लैम्बडॉयड सचर। ठीक है, अब ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड उसके बीच में जो होता है वो कौन सा सचर होता है? लैम्बॉयड सचर, है ना। तो इसमें पूछ रहा है फ्रंटल एंटेरियर स्कल न्यूबॉर्न में जो होता है उसमें कौन सा नहीं होता है, कौन सा पार्ट नहीं लेता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी, लैम्बॉयड सचर। ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है फ्रंटल एंटेरियर बनाने में। ठीक है, उसमें ये नहीं कंट्रीब्यूट करता है, उसके फॉर्मेशन में नहीं मदद करता है। ठीक है, इसका काम अलग होता है। ये तीनों फ्रंटल, कोरोनल और सेजाइटल तीनों इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, नोजोकोमियल न्यूमोनिया कहाँ से प्राप्त होता है? वेयर इज नोजोकोमियल न्यूमोनिया एक्वायर्ड फ्रॉम? ऑप्शन ए में कम्युनिटी, ऑप्शन बी में होम, ऑप्शन सी में हॉस्पिटल, ऑप्शन डी में है एनिमल। अब नोजोकोमियल न्यूमोनिया जो होता है ना वो क्या होता है, जो भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये क्या होता है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हो जाता है निमोनिया। ठीक है, और कॉज करता है, तो वैसी निमोनिया को क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल निमोनिया। तो वो कहां से एक्वायर्ड कर रहा है, कहां से एक्वायर्ड कर रहा है? जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, नोजोकोमियल निमोनिया। पेशेंट से दूसरे पर्सन से दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, निमोनिया कॉज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ये हॉस्पिटल में होते हैं। वैसे निमोनिया को जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होते हैं उसको बोलते हैं नोजोकोमियल निमोनिया। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीटोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ फीटोस्कोप? अब क्या आप लोगों को पता है? ऑप्शन ए में फॉर एबॉर्शन, ऑप्शन बी में है टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम हेमरेज, ऑप्शन सी में है टू लिसन फर्टिल हार्ट साउंड और ऑप्शन डी में है फॉर कॉन्ट्रेसेप्शन। अब जो फीटोस्कोप होता है ये एक डिवाइस है, मशीनरी डिवाइस है। ये किस लिए यूज होता है? फीटल साउंड को सुनने, हार्ट साउंड सुनने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है? फेटल हार्ट साउंड सुनने के लिए यूज होता है, FHS। ठीक है, ठीक है, फिटल हार्ट साउंड सुनने के लिए ये यूज होता है फीटोस्कोप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फिटोस्कोप, है ना। ये फेटल के हार्ट साउंड को सुनने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से वसा विलाय विटामिन का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? अब आप लोग को बताना है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है, आप लोग बताइए। फर्स्टली विटामिन सी, बी, सी क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। यहाँ पे फैट सोल्यूबल पूछ रहे हैं, जल्दी वाटर सोल्यूबल वाले तो कम एग्जांपल्स है तो याद हो जाते हैं। फैट सोल्यूबल में ए, डी, के ये सारे आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे फैट सोल्यूबल विटामिन पूछ रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे? हमारा जो राइट ऑप्शन होगा बी और सी। बी वाले विटामिन बी, B12 ये सब क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी भी वाटर सोल्यूबल, बट विटामिन डी जो होगा यहाँ पे क्या होगा? ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है, विटामिन डी, ए, के ये सारे क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16, उच्च रक्तचाप की समस्या मुख्य रूप से किस प्रकार लोगों में पाई जाती है? इन विच ग्रुप ऑफ पीपल इज हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमनली फाउंड? हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है। अब ऐसे ये केसेस मोस्टली पूछा जा रहा है कैसे लोगों में पाया जाता है। ऑप्शन ए में इन्फेंट्स, शिशुओं में। ऑप्शन बी में चिल्ड्रंस, बच्चों में। ऑप्शन सी में प्रेग्नेंट विमेन में। और ऑप्शन डी में पीपल अबव 40 टू 45 ईयर्स, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन का जो केसेस होते हैं ना, हाई ब्लड प्रेशर का, ये कैसे लोगों में जब मोस्टली पाया जाता है? ये क्या होता है, ये 40 से 45 वर्ष से अधिक लोगों में मोस्टली ये केसेस फाउंड होते हैं हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर कॉज हो तो उसमें क्या करते हैं, उसमें बॉडी से सोडियम का अमाउंट कम करते हैं, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, बॉडी से सोडियम इनटेक बॉडी में कम किया जाता है, ठीक है, फिर बीपी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो हाई ब्लड प्रेशर का केस है, ये मोस्टली कैसे लोगों में, कैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स में पाए जाते हैं कॉमनली? वो होगा 40 से 45 ईयर्स के ऊपर के अधिक उम्र वाले लोगों में, है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है, क्या आप लोग को पता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? ऑप्शन में है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ऑप्शन बी में है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ऑप्शन सी में है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर और ऑप्शन डी में है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये तो आप लोग को पता चल रहा है कि किसी मंथ के फर्स्ट वीक में क्या मनाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। अब कौन से मंथ में मनाया जाता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। कितने लोग जानते हो कि ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वीक कब मनाया जाता है? तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। आप लोग याद कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़े टिपिकल, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप लोग इसको याद कर लेना। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को सेवा प्रदान करती है? अब आप लोग ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़े होंगे कि एक आंगनवाड़ी, हम लोग एक एएनएम वाले पे ये कर रहे थे कि एक एएनएम वाले को कितने पॉपुलेशन, कितने पीपल मिलते हैं, एक पे कितने पॉपुलेशन उनको मिलता है जिसमें वो काम करे। यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में पूछा जा रहा है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कितने पीपल, उनको एक आंगनवाड़ी पे कितने लोग मिलते हैं। ऑप्शन ए में है 500, ऑप्शन बी में है 1000, ऑप्शन सी में है 10,000 और ऑप्शन डी में है 15,000। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये मोस्टली रूरल एरियाज में आंगनवाड़ी वाला सिस्टम देखे होंगे। तो ये जो होता है नहीं इसमें भी होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग देखते हैं आंगनवाड़ी वाला सिस्टम रूरल एरियाज में। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। 1000 लोगों पे एक आंगनवाड़ी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। उनको 1000, एक आंगनवाड़ी वाले पर्सन को 1000 पीपल को सर्विस प्रोवाइड करना होता है। उनके अंडर में 1000 लोगों की जनगणना दी जाती है उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से जल विलय विटामिन कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज वाटर सॉल्युबल विटामिन? अब मैंने अभी फैट सॉल्युबल विटामिन बताया और उसके साथ साथ मैंने वाटर सॉल्युबल विटामिन भी बताया। तो यहाँ पे अभी बताना है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन इन चारों में से कौन है? विटामिन सी, बिटवीन ए, बिटवीन डी, बिटवीन के, कौन सा है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है? यस, एंड द राइट ऑप्शन इज विटामिन सी। मैंने क्या बोला, वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन बी आता है, बी में बहुत सारे होते हैं, B3, 12, है ना, B1, बहुत सारे
बी में आते हैं। तो ये क्या होता है, मोस्टली विटामिन सी और विटामिन बी आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन में। और ए डी के ये क्या है, फैट सॉल्युबल। ये क्या है, फैट सॉल्युबल। तो दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक फैट सॉल्युबल। ये आप लोग को एग्जांपल्स याद करने होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्लेग्रा नामक रोग होने के कारण क्या है। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्लेग्रा डिजीज। ऑप्शन ए में है विटामिन डी की डिफिशियंसी, ऑप्शन बी में है विटामिन ए की डिफिशियंसी, ऑप्शन सी में है विटामिन सी और ऑप्शन डी में है विटामिन बी3। अब इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। प्लेग्रा डिजीज में क्या होता है, स्किन डार्क हो जाता है, ठीक है। ये बहुत डेंजरस डिजीज है, इसके बहुत सारे सिम्टम्स है। ये किसके कमी से होता है, तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आप लोग क्या जानते हो कि विटामिन बी3 को क्या बोला जाता है। विटामिन बी3 का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, नियासिन। तो अगर अगर आप लोग को ऑप्शंस में नियासिन आए तो आप लोग ये मत याद करने लगना कि भाई विटामिन 3 होता है, मैम ने गलत तो नहीं बोल दिया या हम लोग गलत तो नहीं पढ़ लिए। विटामिन बी3 होता है तो गलत करके मत आना, उसका अनदर नेम विटामिन बी3 का क्या होता है, नियासिन। तो ऑप्शंस में अगर नियासिन आए तो वो भी टिक करके आना है। हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, विटामिन बी3 के डिफिशियंसी से क्या होता है, प्लेग्रा डिजीज, ठीक है। ओके, आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आज के सेशन में इतना ही क्वेश्चन, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम लोग। तो ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जो लाइव क्लासेस होते हैं आप लोग को रिकॉर्डेड सेशन भी मिल रहा है, तो सारे लोगों को ये सारे जो पीवाईक्यू के सेशन है, जो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन है, यूं ही नहीं बनाया गया है। ये सारे बहुत सर्च करके, बहुत सारे एग्जाम्स से कलेक्ट करके, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में जरूरी पूछे जाएंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन सीरीज को प्लीज स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।